तो मैं आग्रह करूंगा डीटी तिवारी जी से पेंटेड ग्रेवेयर एंड न्यू इंसाइट ऑन इट्स क्रोनोलॉजी विषय पर अपनी प्रस्तुति रखें। कल से चर्चा आप लोगों ने एक बड़ी विद्वतापूर्ण की और पुरातत्व के लोगों को ऐसी चर्चाओं की बहुत आवश्यकता होती है। कारण यह है कि पुरातत्व की बहुत अपनी एक सीमा है। जो भी जमीन के नीचे जमा होता है वो क्या होता है, पहले ये आप समझ लीजिए। जो चीज़ें हम भूल जाते हैं या जो उपयोग लायक नहीं होती हैं या किसी प्राकृतिक आपदा में जब विध्वंस होता है तो चीज़ें जमीन के अंदर निक्षिप्त होती चली जाती है और वो परत दर परत जमीन के अंदर प्रिजर्व होती है। उन्हीं को हम एक्सकैवेट करके निकालते हैं। और आर्कियोलॉजी का बेसिक फार्मूला ये है कि अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो तमाम सारी पॉसिबिलिटी के होते हुए भी हम इसे सिद्धांत रूप में अपने में जोड़ते हैं। एक थोड़ा सा आपसे ऐड ऑन करना चाहूँगी। आपने 3 चीज़ें बोली कि हम भूल जाते हैं या हमारे उपयोग की नहीं हम जमा देते हैं या प्राकृतिक आपदा। लेकिन हमारा देश जो है उसकी जो इतिहास रहा है उसमें प्राकृतिक आपदा नहीं, उसमें ह्यूमन आपदा भी आई है। वो भी आपको ऐड करना चाहिए ना कि हमको जब अपना पीछे इतिहास देखना है तो कितना लोगों ने विध्वंस करके हमारी पुरातत्व को खत्म करा, वो भी आपको ऐड करना चाहिए। जी, तो मैंने आपकी बात मतलब कई ऐसे हैं कि हमें केवल ये देखना है कि चीज़ें जमीन के अंदर जा कैसे, तो हम उसको जो है उद्घाटित करते हैं। लेकिन अपना दृष्टिकोण हमेशा एक व्यापक रखते हैं कि साहित्य में क्या लिखा है वो हम काम शुरू करने के पहले पढ़ते हैं। लोगों में विश्वास क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तरह तरह के संप्रदायों में, जातियों में, वर्गों में, धर्मों में क्या क्या परिपाटियाँ रही हैं, क्या विश्वास रहे हैं, क्या किस तरह के अंधविश्वास भी रहे हैं, उनको भी दिमाग में रखते हैं। और इन सारी चीज़ों को फिर अपनी फाइंडिंग से जो आता है उससे कंपेयर करते हैं। साइट पर हम लोग स्तरीकरण से तुरंत तारीख निकालते जाते हैं। कहाँ पे कोई संस्कृति बदल रही है वो हम नोटिस कर लेते हैं बिना किसी साइंटिफिक इसके मतलब टेस्टिंग। उसका क्या है आधार? उसका आधार है प्रारूप विद्या प्रणाली। अगर ये बोतल है, आज ये चल रही है और कब से चल रही हमको मालूम, तो इस तरह की जो बोतल मिलेगी जिस जमाव में उसकी आज की डेट हम तय करें। ये कभी कभी सटीक भी होती है, कभी कभी 100-200 बरस का अंतर होता है। तो पुरातत्व में 100-200 बरस का हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करते। वो उतने अंतर को बाद में साइंटिफिक डेट से करेक्ट करते। अब आप लोग महाभारत चूँकि लिखा हुआ है और एक बड़ा व्यापक साहित्य है, उसमें बड़े विस्तार से हर पक्ष के बारे में, समाज के बारे में, व्यक्ति के बारे में, चरित्र के बारे में, धन के बारे में, खेती के बारे में, युद्ध के बारे में, विदेश नीति के बारे में। अभी कहा जाता है कि यत्न भारते तत्न भारत, सारी चीज़ें बड़ा डिटेल में है। लेकिन 1950-51 के आसपास जब बीबी लाल साहब ने हस्तिनापुर में एक्सकैवेशन किया तो उनको अपनी एक ट्रेंच में सिल्क डिपॉजिट मिल गया। और वो सिल्क डिपॉजिट जो पॉटरी के कैरेक्टर को 2 भाग में बांट गई। उस डिपॉजिट के नीचे जो पॉटरी मिल रही थी वो थी पेंटेड ग्रेवेयर, जो जिसका चित्र हमने यहाँ लगाया है। तो ये कम तापक्रम पे पकाए जाने के कारण इसका रंग पूरा लाल नहीं होता, भूरा भूरा होता है। और इसके ऊपर बैगनी रंग से, काले रंग से, कभी कभी पीले रंग से भी पेंटिंग कर दी जाती है ब्रश से। तो इसका धरातल ग्रे है इसलिए ग्रेवेयर, उसके ऊपर पेंटिंग है इसलिए पेंटेड ग्रेवेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। और उस एक्सकैवेशन के बाद से ये मान लिया गया
कि जहाँ कहीं से पेंटेड ग्रेवियर निकल रहा है वो होराइजन महाभारत काल। कुछ लोगों ने हालांकि इस पे टिप्पणी की है कि पेंटेड ग्रेवियर महाभारत काल को ठीक रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, इस पर डाउट है। लेकिन 90% आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि पेंटेड ग्रेवियर महाभारत काल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब पुरातत्व की दृष्टि से महाभारत काल कितना बड़ा है यही हम बता सकते हैं। उसमें लड़ाई कब हुई, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कब हुआ, श्री कृष्ण का देहांत कब हुआ, ये सब बातें पुरातत्व के पकड़ के बाहर की हैं। महाभारत काल जिसको हम समझते हैं इन द टर्म ऑफ पेंटेड ग्रेवियर, वो आपके सामने। अब क्योंकि आप लोग पुरातत्व से नहीं हैं तो हमने एक फीचर आपको बता दिया कि कैसे ये चाक पे बनी हुई मिट्टी के बर्तन हैं, लो मीडियम टेम्परेचर पे पकाए गए हैं और इनके ऊपर तमाम तरह के चित्र मिलते हैं। अगर इन चित्रों को आप देखना चाहें तो इनके बारी पे बैंड, एक लाइन से बना हुआ बैंड उसको हम लोग कहते हैं। आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, स्वास्तिक है और तमाम जियोमेट्रिकल डिजाइन इस पर बनी मिलती हैं। लेकिन किसी भी बर्तन पर, जैसे हड़प्पा काल के बर्तनों पे जानवर के चित्र मिलते हैं, आदमी के चित्र मिलते हैं, तो ह्यूमन फिगर और एनिमल फिगर पेंटेड ग्रेवियर पर अभी तक नहीं मिला। जो पॉटरी के टाइप मिलते हैं उनमें ज़्यादातर बाउल है, थोड़े से मात्रा मतलब और बाउल ये प्रोमिनेंट है। अदर पॉटरी भी इसमें मिलती है। ये उसके ऊपर जो डिजाइन मिलती है वो सारी डिजाइन हमने डिस्प्ले की है, कंसेंट्रिक सर्किल इत्यादि। अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरे भारत में मिलती है। पूरब में ये कौशाम्बी तक मिलती है, थोड़ा बहुत श्रावस्ती में जब एक्सकैवेशन हुआ तो उसमें भी नीचे लेवल में मिला। श्रावस्ती और बहराइच में कुछ साइट्स हैं, जैसे फिजिकली सहित करके एक साइट है, वहाँ से मिला। पश्चिम में ये लखियों की जो सिंध में है वहाँ से मिलती है। उत्तर में ये हरिंदा पंजाब की एक साइट है, वहाँ से मिलती है। और दक्षिण में उज्जैन। इसके बाहर जो है वो पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी नहीं होती। अब हमने अपने पूरे एकेडमिक लाइफ में उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में विलेज टू विलेज सर्वे, जिसमें 1000 साइट हमने रिकॉर्ड की। और उसका अगर परसेंटेज देखें तो जो PGW साइट है इन 18 जिलों में कुल मिला करके 55 जगह से सरफेस फाइंड के रूप में मिली। इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइट इस रीजन में नहीं है। 1008 में से केवल 55 साइट ऐसी हैं जहाँ पर हमको पेंटेड ग्रेवियर मिलता है। उसका सेटलमेंट पैटर्न अगर देखें तो ज़्यादा जो डेंसिटी है वो शाहजहाँपुर में, फर्रुखाबाद में और कन्नौज में दिखाई देता है, जबकि हरदोई में नहीं के बराबर, सीतापुर में केवल 1 साइट और लखीमपुर में 4-5 साइट और मुश्किल से 1-2 साइट श्रावस्ती के आसपास मिलती है। अब इसका नेचर क्या है? रामायण और महाभारत पढ़ने से तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऐसी बढ़िया फर्श कि उस पर चले तो आदमी फिसल जाए, ट्रांसपेरेंट दीवार कि उसमें टकरा जाए, इस तरह के वास्तु का विवरण महाभारत में मिलता है। लेकिन जब एक्सकैवेट किया जाता है तो कोई भी वो मटेरियल एक्सकैवेशन में नहीं मिलता। मैक्सिमम जो सेटलमेंट हैं वो ग्रामीण रूरल पैटर्न के हैं और कहीं कहीं पर पकी ईंटों का प्रयोग जहां हम देखते हैं एक शंका होता है कि ये अर्बन सेटलमेंट होगा, तो पकी ईंट के साक्ष्य भी कहीं कहीं पे प्राप्त हुए हैं। तो लगता है कि कुछ नगर भी रहे होंगे, ज़्यादातर वो गांव के सेटलमेंट। अब इनमें जैसे भगवानपुरा है, हस्तिनापुर है, अतरंगी खेड़ा है, ये सब गौर साहब ने और JP जोशी साहब ने जो एक्सकैवेशन किया, तो सेटलमेंट का क्या मिलेगा? बना बनाया झोपड़ी नहीं मिलेगी, बना बनाया मकान नहीं मिलेगा, हमको पोस्ट होल्स मिलते हैं। और वो पोस्ट होल अगर स्क्वायरिश पैटर्न में है
तो अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग कि वर्गाकार झोपड़ियाँ रही होंगी। अगर गोल गोल हैं तो लगाते हैं अंदाज कि गोल झोपड़ी रही होगी। आग से अगर वो नष्ट हुआ तो छप्पर छाने में या मकान बनाने में जो मिट्टी आप लगाते हैं वो जल जाती है, बैटल एंड डॉग के रूप में वो प्रिजर्व हो जाती है। उसके ऊपर अगर आपने सरकंडे बिछाए हैं तो उसका छाप मिल जाता है। अगर बांस का इस्तेमाल हुआ है तो वो मिल जाता है। अगर लकड़ी की सहतीरें लगाई गई हैं तो उतना मोटाई में जमा हुआ कोयला कभी कभी प्राप्त हो जाता है। तो इन चीज़ों से हम लोग क्या मटेरियल यूज किया गया उसका अंदाज लगा लेते हैं। अब दीवार कैसे बनी है, मिट्टी की बनी है, उसके ऊपर प्लास्टर लगाया गया है कि नहीं, प्लास्टर में कौन सा फॉरेन मटेरियल यूज किया गया है, धान की भूसी, गेहूं का भूसा, पुआल, ये सब चीज़ें उससे अंदाज लगा लेते हैं। और अगर धान की भूसी है तो उससे रेडियो कार्बन डेट निकालना। तो मैक्सिमम ये हमको इस तरह का सेटलमेंट देखता है। कंपेल में जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो हमको इस तरह के चूल्हे मिले जो 3-4 चूल्हे एक साथ लगे थे। तो इनको एक जगह लकड़ी लगाइए तो सब जगह सब में हीट पहुंचने के चांसेस हैं। तो इससे हम लोगों ने आकलन किया कि ये उस समय का कुछ संरचना है जब कंपिल के ऊपर एकाएक कुछ ज़्यादा लोगों के आने का अवसर बना होगा। शायद ये द्रौपदी के स्वयंवर का या द्रौपदी के विवाह का या राज दरबार होने के नाते लोगों के ज़्यादा आवागमन का एक सूचक रहा होगा। तो इस तरह का हम लोगों को वहाँ पे सेटलमेंट दिखा। भगवानपुरा में एक से ज़्यादा झोपड़ियों के अलावा 13 कमरों के मकान मिले हैं। और हमको कंपिल में ये वाला सीन देखें नीचे वाला, तो कच्ची ईंट को बिछा करके उसको फर्श बनाने का एक एविडेंस बहुत अच्छा सा प्राप्त हुआ था। जबकि कुछ जगहों से जैसे दरदेरी है, यहाँ पर पकी ईंटों के भी साक्ष्य हैं। कंपिल में भी पकी ईंटों के साक्ष्य मिले, लेकिन स्ट्रेटिफाइड कंटेक्स्ट में हमको नहीं प्राप्त। और मड इम्बैंकमेंट के साक्ष्य जखेड़ा से प्राप्त हुए हैं, जो इसके नगरीय स्वरूप की तरफ थोड़ा थोड़ा इशारा करते हैं। अब और सामान क्या हमको मिलता है जिसको हम एंटीक्विटी कहते हैं, उसमें आयरन का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। घरेलू सामग्री में नेल्स हैं, पिन्स हैं, हुक हैं, नीडल है, चाकू है, एग्रीकल्चर के टूल हैं, अदर क्राफ्ट मटेरियल है जैसे चिजिल है, बोरर है, क्लैंप है, नेल हुक हैं, वीपन्स हैं। इसके अलावा कॉपर के भी सामान हमको खूब मिलते हैं। ग्लास का मटेरियल मिलता है, टेराकोटा की बनी हुई ह्यूमन एनिमल फिगराइन मिलती हैं और एंटीक्विटी भी प्राप्त होती हैं। लेकिन कोई डिटेल्ड इंस्क्राइब्ड मटेरियल नहीं मिलता। ये अभिलेख मिलता हो या लिपि का कोई साक्ष्य मिलता हो, ऐसा नहीं है। हालांकि ग्रेफिटी मार्क है। ये टैबलेट के ऊपर आप देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो खींची हुई आपको मिलती हैं, और ये इधर के टैबलेट्स पे भी आपको ग्रेफिटी मार्क्स मिल जाएंगे। ये चूड़ियाँ हैं, ये इस तरह के बैंगल्स प्राप्त होते हैं, इस तरह के मार्बल मिलते हैं। और जुए में खेले जाने वाली जो गोटियाँ हैं, ये कंपिल में तो बहुत भारी मात्रा में मिली। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में जुआ खेलने की हॉबी एक बड़ी कॉमन सी प्रायः लोग खेलते रहे हैं। प्रायः लोग उस जमाने में खेलते रहे हैं। With that itself, you should say it's dateable to Mahabharata. तो ये लोहे के सामान हैं जो अन्य पुरास्थलों से प्राप्त हैं, हमारे यहाँ से तो इस तरह का कोई बहुत डिटेल नहीं। अब ये लोग खेती बाड़ी करते थे, क्या करते थे, तो हर जगह एक्सकेवेशन में कुछ न कुछ अनाज के दाने हैं। तो राइस इज ऑलमोस्ट कॉमन फ्रॉम ऑल साइड, व्हीट भी लगभग सब जगह से कॉमन है, जौ भी हमको सब जगह से मिल रहा है, और उड़द है, मूंग है, खेसारी है, सांवा है, कोदो है। इस टाइप के जो पुराने अनाज के दाने खेती में निकलते थे वो सब इन साइड से मिल रहे हैं।
जानवरों में किस तरह का पशुपालन ये करते थे, ये सारी साइट्स हैं जिसमें गाय बैल परिवार को बहुत कॉमन रूप से मिलता है, घोड़ा भी मिलता है, रेप्टाइल भी है जो पानी के उसमें रहता है। तो गंगा नदी कंपिल से सट के बहती है, तो मछली रेप्टाइल इनका मिलना स्वाभाविक है। सुअर भी लगभग सब जगह है, चूहा भी है, टर्टिल भी है, इक्वस भी है, कैट भी है, सर्विट भी है, सर्विस यूनिकॉलर भी है, सीप कोट भी है, पाइला भी है, और कंपिल से तो शेर के भी हड्डियों की प्राप्ति हुई। Sir, can I request something, clarification? Thank you for saying this, sir. You mentioned equus was there. जी That is. हाँ, इक्वस है ना। है, हाँ। equus का हाँ। bones है. हाँ, Excellent. एक चलन में वो पहले देखिए गलत फहमी थी हाँ, गलत फहमी थी. कि इंडस में इक्वस नहीं है, लेकिन वो भी बाद में सुरकोटा से रिजॉल्व हो गया। कोटरा से है, Which कालीगंगा से है, millennium? इकोस का दाम है, बिजौर से है, इकोस मिलेनियम ये तो लेट है, बट 2000 बीसी में इकोस के बोन मिलने लगते हैं हमारे यहाँ। सुरकोटा उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, और लोथल से टेराकोटा में भी इकोस मिला है, इकोस का मिला, bones भी मिला है ना. बोन्स भी मिला है। And that's a better clincher. और कोल्डिंगा से मिला है, में कोल्डिंगा से अर्ली डेट्स है, 2000 से पहले के डेट हैं। तो 2000 के पहले भी है. Equus. Excellent. Thank you so much for your input, sir. ओके, It is 34 ribs or 36? Yeah. How many ribs? 34 or 36? नो, ये नीचे फेरेंजेस के पार्ट है, और जो वहाँ है सुरकोटरा में वो बोन्स ज़्यादा है। You cannot count. It's not PGW. नॉट पीजीडब्ल्यू, बिफोर पीजीडब्ल्यू, पीजी में भी मिल रहे हैं, पीजी में तो कॉमन है, Common बहुत है। जगह पीजी में तो कॉमन है, क्योंकि पीजी की डेट बहुत बाद से है ना। See, whether, just for no points, because whether it's 34 or 32 doesn't matter, because you can't mutate from 32 to 34 within a millennia. So, if you say we have 34 equus, and mutation takes billions of years. What we are talking equals Kabbalas. Sibilensis has extinct somewhere 8000 BC beyond. So that is not they are not talking about. No. What they found is the Central Asian horse. Both. 86 means Central Asian brought from there. 84 is India. That is not about mutation. Thank you. तो आज हम लोग ज़्यादातर या विशेषकर तिथि के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो मैंने एक शॉर्ट समरी आपको पीजीडब्ल्यू की बताई। अब विस्तार से बात करते हैं तिथियों की। तिथियों के विषय में आपको बता दें कि हम लोगों के हाथ एकदम बंधे हैं, हम लैब के ऊपर डिपेंड हैं। हमारा उत्तरदायित्व केवल इतना है, जिस होराइजन से चारकोल निकलता है उसको इमीडिएट बिना हाथ से छुए चाकू की मदद से उस सैंपल को कलेक्ट कर लें और उसको एयर टाइट लाइट टाइट कंडीशन में पैक कर लें और यथासंभव सुरक्षित उसको किसी लैब में भेजें। और लैब वाले जो भी तारीख बता देते हैं उनको हमें अपने गले के नीचे उतारना पड़ता है, चाहे वो हमारी थीम में फिट होता हो, चाहे वो हमारी थीम में न फिट हो। इसी तरह से महाभारत के कालक्रम को निश्चित करने में हम लोग पराधीन होकर के ये मानते हुए कि ये कलयुग के प्रारंभ की घटना है, लेकिन कभी कभी ये मानने को विवश हो जाते हैं कि ये गौतम बुद्ध के समकाल तक भी एग्जिस्ट करती रही, जबकि महाभारत किसी भी कीमत में गौतम बुद्ध की समकालिक घटना नहीं। तो अब तिथियों पे चर्चा करते हैं। तो संकिसा एक साइट है, यहाँ की तिथि कोई रेडियो कार्बन डेट नहीं है, स्तरीकरण के आधार पे लोगों ने डेट इसकी 900 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित की। अतरंजी खेड़ा की जो डेट आई वो 1200 से 600 BC के बीच की है। यहाँ से टाटा फंडामेंटल की कुछ तिथियाँ हैं जो 570 प्लस माइनस 210 BC, 1025 प्लस माइनस 110 BC, 535 प्लस माइनस 100 BC, 675 110 BC ये तिथि है।
अतरंजी खेड़ा अछत्रा जो बरेली की साइट है उसकी 415 प्लस माइनस 105 और जो सबसे पुरानी तिथि है वो 570 प्लस माइनस 125। तो ये 600 BC के आसपास की डेट आती है। हस्तिनापुर की जो डेट है वो टाटा फंडामेंटल उसकी ही है। तो पहली डेट तो आती है 390 प्लस माइनस 115 BC और दूसरी डेट आती है 335 प्लस माइनस 110 BC। तीसरी आती है 375 प्लस माइनस 100 BC और जो सबसे बड़ी इनकी पुरानी डेट है वो कैलिब्रेटेड है लगभग 752 BC। तो 800 के आसपास की इनकी रेडियो कार्बन डेट है। और लाल साहब ने खींच तान करके ये कहने का साहस किया था कि इसका प्रारंभिक चरण 1100 BC तक जा सकता है। तो ये 1100 BC से लेके 800 BC तक अगर मान लिया जाए तो उनके युग में ये तिथि एक सर्वमान्य तिथि बन गई थी। हुलास सहारनपुर की एक जो महाभारत और महाभारत के विचक्षु के टाइम में जो एक भयानक बाढ़ की वजह से पूरा हस्तिनापुर ही नष्ट हो गया था तो मुझे कौशाम्बी शिफ्ट करा। तो क्या उस तरह का कुछ आपको मिला है? नहीं, हस्तिनापुर में मिला। मैंने शुरू में उसको एक्सप्लेन किया था ना कि उनको ये डिपॉजिट हस्तिनापुर में मिला था। उसी डिपॉजिट को उन्होंने महाभारत के गंगा के बाढ़ से जोड़ा और उसके नीचे चूंकि पेंटेड ग्रेवेयर आ रही थी और महाभारत में ये उल्लेख है कि विनाश अंत में हुआ, विचक्षु के समय में। ठीक है, 3-4 पीढ़ी तो उसके नीचे जो जमाव था उसको उन्होंने महाभारत काल का मान लिया। अब हमने जब कंपिल में एक्सकवेशन किया उसको तो बाद में बताते, बाद में फिर हस्तिनापुर में एक्सकवेशन किया गया रिसेंटली, तो उस एक्सकवेटर को बाढ़ का एविडेंस नहीं। हमने कंपिल में जब एक्सकवेशन किया तो वहाँ बाढ़ का एविडेंस तो मिला, अभी हम सेक्शन दिखाएंगे, लेकिन वो PGW के पहले भी। तो गंगा में ऐसी कोई बाढ़ नहीं आई कि पूरा धरती डूब गई। ऐसा हो सकता है कि हस्तिनापुर का कोई मेजर पार्ट प्रभावित हुआ हो या लाल साहब ने जिस जगह ट्रेंच लगाई थी वो लोअर लेवल पे रही हो उस समय, तो वहाँ जो सिल्ट का डिपॉजिट हुआ वो ज़्यादा हो गया और ऊंचाई वाले क्षेत्र में कम। बाढ़ आई भी होगी, विनाश हुआ भी होगा, लेकिन हैवी डिपॉजिट नहीं। एक्चुअल में लाल साहब ने एक्सकेवेशन में हस्तिनापुर में इस बात पे बल दिया कि वहाँ जो PGW मिल रहा था उसके ऊपर उनको फ्लड डिपॉजिट मिला और जो दूसरी तरफ कौशाम्बी में जब उन्होंने एक्सकेवेशन किया तो वहाँ फ्लड के ऊपर PGW मिला जो डीजनरेटेड था। तो उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जब मेजर फ्लड आया तो विचक्षु के समय जो राजधानी सिंह है उसके प्रमाण के तौर पे उसको लाल साहब ने इस्तेमाल किया कि वो एक्चुअल में जो फ्लड डिपॉजिट की चर्चा होती कि गंगा में फ्लड से जो हस्तिनापुर एवेंडेंट हुआ उसके अंदर राजधानी सिंह हुई, उसको उसकी चर्चा लाल साहब ने अपने महाभारत को फिक्स करने में, PGW को फिक्स करने में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन एक और तथ्य था कि उस फ्लड के नीचे जो सबसे नीचे का स्तर था उसमें उनको OCP मिला था और उसके ऊपर भी फ्लड है और वो फ्लड सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि लगभग पूरे गंगा मिड गंगा प्लेन के लगभग सभी स्तरों में OCP के ऊपर फ्लड डिपॉजिट है जिसका उस समय तक उनको प्रकाश में नहीं आया है। So basically the major floods, many different floods. PGW को मान लिया गया, अगर OCP है तो then the dating would be even further. That I can take. अभी जो आपने फ्लड का कोई प्रूफ नहीं बताया आपने, वो मतलब ये डिपेंड करता है कि जब जो माउंट होता है ना, माउंट में जो ऊपर का स्तर होता है वहाँ तक फ्लड नहीं पहुँचती है। मान लिया अगर ऊंचाई पे सेटलमेंट है तो फ्लड तो नीचे तक ही रहेगी ना जहाँ तक अगर आएगी, तो वो जो सेटलमेंट जहाँ तक एक्सकेवेट हुआ है उसके नीचे फ्लड का डिपॉजिट नहीं है, जबकि अगर आगे अगर आप एक्सकेवेट करते तो शायद फ्लड मिलता है।
आगे आप OCP लेयर के बारे में बात करेंगे। आगे की प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो बात कर रहे थे साइट्स की। अब मेरठ की दूसरी साइट है अल्लाहपुर। अल्लाहपुर की डेट 800 से 300 के बीच की है और इसकी रेडियो कार्बन डेट कैलिब्रेटेड है 390 ± 95। आलमगीरपुर में भी एक डेट है, वो है 860 ± 100। उल्लासखेड़ा में राकेश तिवारी ने एक्सकैवेशन किया था, तो उनके पास तो कोई रेडियो कार्बन डेट नहीं है और ऐसे स्ट्रेटिग्राफिक एविडेंस के आधार पे उन्होंने 1000 से 700 के बीच में माना। लखनऊ में ही एक दूसरी साइट उन्होंने बाद में एक्सकैवेट की, वहाँ भी PGW मिला, लेकिन उसकी डेट उन्होंने 1700 से 1400 BC के बीच में डिटरमिन की बीरबल साहनी के। मथुरा में जो डेट है वो 510 ± 155 BC की है। बटेश्वर में एक अर्ली डेट मिलती है, निगम साहब वगैरह ने यहाँ पे एक्सकैवेशन किया था और वो डेट है 3335 ± 245 BC और इसकी जो कैलिब्रेटेड डेट है वो है 3974 BC। ये पहली बार एक PGW की 3000 के आसपास की डेट आई। तो जब एक समय था ये, जब 1000 से 800-500 के बीच की डेट आ रही थी, उस समय कोई 3000 की डेट आ जाती थी तो हम लोग अपने आर्कियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस पे जब वो करते थे तो लोग सरसरी तौर पे उसको रिजेक्ट करते। अभी और तिथियाँ आने तब अपनी विचारधारा को बदला जाएगा। तो वही बात एक ही लेयर में ये डेट नहीं, अलग अलग लेयर में। तो हम लोग डेटिंग कराने के लिए सबसे नीचे वाले धरातल से एक सैंपल जरूर लेते हैं ताकि हमको अर्ली डेट मिल जाए। तो ये नीचे के लोअर लेवल की डेट। फिर सोंग मथुरा में भी रेडियो कार्बन डेट है जो कैलिब्रेटेड 795 की है। लोह की जो डेट है वो लगभग 603 BC की है। भरतपुर की डेट थोड़ा और अर्ली है, 820 ± 225 की है। रूपड़ की मतलब स्ट्रेटिफाइड डेट है 1000 BC के आसपास। खलुआ में भी जो डेट है वो 570 ± 160, 575 ± 160, 709, 730, 752 इस तरह की डेट खलुआ से। गंगवरिया में कल चर्चा हो रही थी, वहाँ से भी एक पुरानी डेट बाद में मिली है। वैसे तो डेट 800 से 600 के बीच की है। भगवानपुरा की डेट 1400 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की है। हाँ, साइंटिफिक नहीं है। और मांडा जम्बू से एक डेट ऐसे इन्होंने निकाली थी नियोलिथिक के ऊपर 2350 से लेकर 1750 BC की। फिर इतनी शरीफ की एक डेट है जो हमको भी बड़ा आश्चर्य होता है, वहाँ प्रिंटेड ग्रेवेयर का इंडिपेंडेंट डिपॉजिट है ही नहीं। NBP के लोअर लेवल से नेचुरल के जस्ट ऊपर NBP आती है और उसी के साथ कुछ PGW भी और संयोग से उसमें बहुत अच्छे कार्बन के डिपॉजिट भी। उसकी जो डेट आई वो बहुत पुरानी आ गई, पता नहीं कैसे, और वो है 5290 ± 200 BC। और हम लोग उसको सेकेंड अर्बनाइजेशन से जोड़ते हैं। पहला अर्बनाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता का और मैदानी क्षेत्र में जो दोबारा नगरीकरण की प्रक्रिया चालू हुई, उन स्थलों से जहाँ पे नगरों के एविडेंस मिलते हैं वहाँ पर कॉमनली NBP मिलती है। तो ये सेकेंड अर्बनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, NBP PGW से अलग है। हाँ, सर वो And it's कुछ even डेटा after डिस्ट्रप्शन है, PGW. स्ट्रेटा का कोई डिस्ट्रप्शन है कि जिसकी वजह से मिक्स हो गई हो सकता है। वो अर्ली डेट्स के लिए कह रहे हैं 5000 की जो डेट आ रही है उसके लिए कह रहे हैं। कोई इस डाटा का नहीं, वहाँ का मिक्सिंग का कोई चांस नहीं, क्योंकि नेचुरल के जस्ट मिक्सिंग का कोई चांस नहीं।
अब वो किन परिस्थितियों में वहाँ पहुँची, कैसे पहुँची, चारकोल या तो कोई पुराना गड्ढा नेचुरल के ऊपर ला करके किसी ने लिविंग होराइजन तैयार किया और कहीं से वो इम्पोर्ट होके आ गया, तमाम तरह की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। What is the normal archaeological date for other MPP? अभी तक जो है अयोध्या की BR मणि साहब की डेट सबसे पुरानी है, वो 1400 BC तक। नेपाल बॉर्डर पे एक साइट मैंने डिस्कवर किया था तो उसकी 902 BC, तो मतलब 1000 के पहले भी जाने लगे। हाँ, 1100-1200 कई डेट्स हैं, बिहार के भी साइट पे डेट्स आई हैं 1100 के आसपास। नहीं अभी थोड़ा सा बात। अभी थोड़ी मेजर साइट की डेट आपको दिखाते हैं। लाल साहब आ जाए क्योंकि मैंने सिर्फ तिथि पे ही कंसंट्रेट किया है। तो और PGW साइट अब जो थोड़ा बड़ी हुई डेट है उनका वो रिलेक्टेंस जो है जो बटेश्वर में 2 डेट मिले हैं, एक ऑलमोस्ट 5100 BP एंड समवेयर इवन 3070। अभी ये PGW को 1500 टू 5 ओवरलैपिंग भी हो सकता है ना, PGW में है ओवरलैपिंग तो OCP आल्सो DP नहीं, नीचे अगर उस तरह का डिपॉजिट हो तब तो ओवरलैपिंग मान सकते हैं, मिक्सिंग भी मान सकते हैं, लेकिन जो साइट PGW पे ही एंड कर गई तो वहाँ न मिक्सिंग है न ओवरलैपिंग। अब ये कमाल है केवल लैब पर, जो लैब में मतलब किस तरह से कॉमन पीपल एक पर्टिकुलर और एक जो एफ्लुएंट फैमिलीज हैं वो एक स्पेशल उस तरह का ऐसा कुछ होता क्या है कि कई बार कंटेमिनेशन ऑफ ये, और दूसरा बात जो जिसकी हम डेट कर रहे हैं, चारकोल की डेट कर रहे हैं अर्ली लेवल पे या किसी ऐसी परिस्थिति में अगर नेचुरल फायर है कभी ह्यूमन सेटलमेंट के पहले तो वो भी चारकोल बन जाता है, तो कई बार चारकोल के डेट हो सकते हैं, लेकिन उसको हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है कि उस समय की लिविंग जो मटेरियल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है और वो रिलेटिव डेटिंग कहाँ जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एब्सोल्यूट डेटिंग ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि रिलेटिव डेटिंग इम्पोर्टेंट है। मैं भी यहाँ हूँ और आप भी यहाँ हैं, तो हम दोनों का समन्वय को स्थापित करना जरूरी है, तो ये रिलेटिव डेटिंग है। नहीं, वो तो स्टैटिक ग्राफी भी प्रूव करता होगा ना बटेश्वर वाले ने, इट्स नॉट जस्ट। तो अब लोगों ने समराइज करना शुरू किया पेंटेड ग्रेवियर को, तो उन्होंने अब मान लिया गया कि हम इसमें 3 फेज हो सकते हैं। जो अर्लियर फेज है वो 1300 से 1000 BC का, जो दूसरा फेज है PGW का 1000 से 600 BC का, और तीसरा फेज जो है वो 600 से लेके 300 BC का। इस तरह की एक धारणा जो बना करके PGW का कार्यक्रम थोड़े समय तक चला है। लेकिन अब इधर जो है कुछ पुरानी डेट फिर आ गई। एक आर्टिकल BR मणि साहब ने और विनय गुप्ता जी ने एक अर्ली डेट की चर्चा की है, वो डेट है घोषणा से, जिसमें 2160 प्लस माइनस 180 BC और 2170 प्लस माइनस 180 ये डेट उन्होंने बताया। अभयपुर में रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं अनूप मिश्रा, उन्होंने लखीमपुर खीरी में एक साइट का इंस्टॉलेशन किया, तो वहाँ से उनको जो डेट मिली वो 5000 प्लस माइनस 100 BC और उसकी कैलिब्रेटेड डेट आई 5940 BC। दूसरी डेट उनकी जो आई वो सर के सिनौली वाले एक्सप्रेशन के डेट से मैच करती है, वो है 1730 प्लस माइनस 260 BC, अर्थात वो 2440 से लेके 1720 के रेंज की डेट।
और इनको यहाँ पे एक एडल्ट बरियल भी मिला जो पेंटेड ग्रेवेयर में नॉर्मली बहुत साइट से नहीं है। सर ये कौन सी लेबोरेटरी की डेट है सर? अभयपुर की जो डेट ये सब BSIP की BSIP की डेट 5000 BC BSIP पोटरी तो हमेशा यूज होती रही, आज भी जैसे पोटरी आपके गांव में बन सकती है। टाइप ऑफ द जो डेट दे रहे हैं कंटिन्यू हो सकती है टाइप ऑफ द अभी फैक्ट्री रेयर इज अब घबराइए नहीं, अभी इस तरह की डेट हमारी साइट पे है, उस समय उसका निर्धारण करेगा, आप घबराइए। तो ये अभयपुर चर्चा में बहुत दिनों तक रहा इस डेट की वजह से। बटेश्वर की डेट मैंने आपको बताई ही, गनवरिया की डेट जो पुरानी वाली थी वो भी बताई। ये 2350 से सॉरी ये जम्मू की है, और ये गनवरिया वाली डेट जो मरी साहब ने निकलवाई थी वो 2790 BC के आसपास गई। तो अब धीरे धीरे 3000 की तरफ जा रही है डेट जो है वो जाने लगी, और इसको थोड़ा थोड़ा दबे मन से आर्कियोलॉजिस्ट लोग स्वीकार भी करने लगे। अब दबे मन को थोड़ा मन खोल के हाँ, ये तो आलमगीरपुर में जो पुरानी डेट आ रही है वो भी 2200 BC के आसपास की आ रही है। उल्लास की एक डेट जो है वो 2005 प्लस माइनस 115 BC आ रही। दीक्षित जी ने यहाँ एक्सकैवेशन कराया था। तो 2400 से 2100 BC की रंगपुर रोपर की भी डेट आ रही है। आलमगीरपुर में भी पीजी का डेट ये सारे लेट हड़प्पन के ये दोनों लेट उसी से अटैच है ना, तुरंत बाद महाभारत हो या ना, बट एटलीस्ट ये तो मानते हैं इंडस वैली के साथ भारत भी बसा। वो डेट आप ब्लैंक क्यों छोड़ देते हैं कि इंडस वैली के साथ पूरा भारत इंटेंशनली मतलब वो इतिहास पढ़ाने वाले इतिहास पढ़ाने वाले, लेकिन आर्कियोलॉजी सर ऐसे पढ़ाते नहीं। ऐसा नहीं बताया जाता है कि बस एक समय था फिर सब खत्म हो उसके गया। बाद भारत जैसे भारतीय सभ्यता तो टीचिंग में भी अब हम लोग BU में हो या BHU में हो, हम लोग इसकी कंटिन्यूटी को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे जो है सिविलाइजेशन कल्चर का डिफरेंस वो सब भी बताते हैं, कंटिन्यूटी है ही। अब मैंने अपने एक्सकैवेशंस में जो ऑब्जर्व किया वो आपके सामने रखते हैं। एक साइट है उन्नाव में जिसका नाम है संजानपुर। यहाँ 5 साल तक एक्सकैवेशन हमने किया। तो मेरी फीलिंग कुछ इस तरह की बनी कि कुषाण काल की संजानकोट एक राजधानी कैपिटल टाउन है। वहाँ 3-3 तल्ले तक के मकान बने हुए पक्की ईंटों के मिले। गुप्तों के समय के सोने के सिक्के मिले जो लखनऊ म्यूजियम में रखे हुए हैं। और माना ये जाता है कि ये शांतनु का आखिरी किला था संजानकोट में। बीच में जो नदी बहती है चंद्रिका या सई नदी, वो कोशल और पूर्व दोनों के बीच की विभाजक लाइन थी। तो ये शांतनु का अंतिम पोस्ट था। नीचे इसमें पेंटेड ग्रेवेयर मिलता है, लेकिन बैड लक कि किसी भी ट्रेंच में पीली के साथ कोयले का सैंपल नहीं मिला, इसलिए इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं मिली। कन्नौज से थोड़ी दूर पे अहिरवा राजा रामपुर स्ट्रैटिग्राफी वाली तो कुछ हो सकता है, वो 1000 के आसपास तक फिक्स कर सकते नहीं, आजकल में सॉइल सैंपल से OSL ले सकते हैं। हमारे पास अब ये है, और पॉटरी की भी डेट हो सकती है। बट उसमें काफी वो टाइम के एक पर्टिकुलर लेयर को दबने में एक्चुअल एंथ्रोपोजेनिक डिपॉजिट होना चाहिए। जो डिपॉजिट है वो ह्यूमन ने यूज किया है। अगर उसके साथ पॉटरी या ऐसी कोई भी चीज है जो ह्यूमन के साथ टच है, तो उसकी डेट OSL डेट हो सकती है उस फाइल की। एंथ्रोपोजेनिक होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो इसलिए आजकल OSL डेटिंग पोर्ट्री पे भी हो सकता है, OSL नहीं। हाँ, पोर्ट्री पे TL OSL का ही एक पार्ट है, TL डेटिंग, वो हम करते हैं। तो कन्नौज के पास ये जो माउंट आप देख रहे हैं यहाँ एक्सकैवेशन किया, तो इसकी डेट तो बहुत पुरानी नहीं गई। ये है 408 से लेकर के 202 BC के बीच। एक क्वेश्चन है, ये MPT और PGW
आपने पहले बताया कि एनबीपी पीजीडब्ल्यू से पहले, और यहाँ जो नहीं, एनबीपी पीजीडब्ल्यू से बाद में, अच्छा, दो महत्वपूर्ण चीज है इसमें समझने के लिए कि कैसे पॉटरी को समझा जाए। ये डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल लोकेशन पे। किसी लोकेशन पे हो सकता है कि एनबीपी पीजीडब्ल्यू से पहले आ रहा है, और जो पीजीडब्ल्यू का कोर एरिया है वहाँ पीजीडब्ल्यू पहले है। तो कई बार एक दूसरे के समकालीन भी है, और कई बार कोई पुराना है कोई नया है। तो इस संदर्भ में इसको नहीं देख सकते आपकी इसके बाद ये आया। ये डिपेंड करता है कि किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में वो डेवलप हो रहा है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि एनबीपी का रेट 1400 तक गया, और कहीं पीजीडब्ल्यू का रेट 600 तक भी जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि उस जगह पे एनबीपी वाले लोग पहले से रह रहे हैं, लेकिन वो पीजीडब्ल्यू वाले लोगों के संपर्क में नहीं आए हैं, या वो टेक्निक वहाँ नहीं आई है। तो इसलिए कई बार पैरेलल डेट आपको दिखाई देती है। आपको और आसान तरीके से बताएं, पीजीडब्ल्यू जो है वो पश्चिम भारत की पॉटरी, एनबीपी पूरब भारत की पॉटरी, दोनों का परस्पर जब सम्मेलन होगा तो अगर पीजीडब्ल्यू ट्रैवल कर रही है तो एनबीपी नीचे, पीजीडब्ल्यू ऊपर आ जाए, लेकिन टाइम बाद का हो। अगर एनबीपी ट्रैवल कर रही है, उसका आदमी ट्रैवल कर रहा है, तो पीजीडब्ल्यू नीचे होगा, एनबीपी बाद। एक कोई मिलन का बिंदु होगा जहां दोनों मिक्स कर जाएंगे, एक ही होराइजन में। जैसे पिरवितनी शरीफ का एग्जाम्पल हमने आकर दिया, तो एक ही धरातल पे पीजीडब्ल्यू भी है और एनबीपी। आप पीजीडब्ल्यू में आपने बताया कि सेंटर ये यूपी के, वेस्टर्न यूपी के अराउंड है। हाँ। एनबीपी का सेंटर कहाँ है? एनबीपी का सेंटर आप बनारस से लेकर के बंगाल तक पूरा मान। यहाँ पर मोर देन 4300 BC तक है। हाँ। अब ये कंपिल की साइट है। माना तो ये जाता कि यहाँ राजा द्रुपद की राजधानी थी, उनका किला रहा होगा, लेकिन पीजीडब्ल्यू लेवल में कोई किला नहीं मिलता। ऊपर एक किले का एविडेंस जरूर है, जिसकी ये सड़क, और इस वाले किले की दीवारें आज भी गंगा नदी के किनारे काट दिया है नदी ने, तो पूरा किले की दीवार दिखती है। नीचे वाले लेवल में किले का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन डिपॉजिट बड़ा जबरदस्त है। अब ये है वो जो बाढ़ का बता रहे थे एविडेंस, ये लेयर है 9 और 10 जो पीजीडब्ल्यू की, और यहाँ पीजीडब्ल्यू के नीचे करीब 1.90 मीटर का सिल्ट डिपॉजिट, और उसके नीचे फिर ओसीपी आता। तो यहाँ बाढ़ जो है ओसीपी के बाद वाली है, पीजीडब्ल्यू के बाद वाली बाढ़ का एविडेंस हमें कंपेल में नहीं। अब इसमें डिफरेंट लेवल से, क्योंकि हम लोगों ने 60-65 ट्रेंच डाली थी, तो खूब चारकोल सैंपल था, तो एक एक लेयर में नीचे के जगह से, ऊपर की जगह से, सब जगह से हम लोगों ने इसकी वो डेट कराई। तो ओसीपी फेज की जो डेट आई वो आई 3322 BCE कैलिब्रेटेड, और बीआरडब्ल्यू फेज की जो डेट आई वो 3170 से प्लस माइनस 170 BC करीब आई, और पीजीडब्ल्यू की जो डेट आई वो 2310 प्लस माइनस 120 आई। तो ये भी हो सकता है कि जो निचक्षु का जो है वो ओसीपी के टाइम वाला वो बाढ़ हो, क्योंकि पीजीडब्ल्यू वाले एरिया में कोई बाढ़ का वो रेगुलर तो रिवर्स में आते रहते हैं, बट जो डिपॉजिट है मतलब ओसीपी के ऊपर है। वो मैं अपने प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूँगा कैसे कौन सा, क्योंकि पॉटरी एज सच मेरे हिसाब से पॉटरी इज नॉन मास का, लेकिन क्या होता है कि अब यहाँ पीजीडब्ल्यू चल रहा है, दूसरे जगह उसी समय एनबीपी चल रहा है, उसी समय बीआरडब्ल्यू चल रहा है। तो ज़्यादा आवश्यकता ये है कि जो महाभारत में जो स्थल है वहाँ क्या मिल रहा है,
नहीं वैसे में क्या होता है कि बाढ़ तो 5-10 साल आते रहते हैं, बट जो अगर आपके स्मृति में एक्चुअल बहुत ही विनाशकारी होगा तभी आपकी स्मृति में रहता है, नहीं तो वैसे ही BRW के बारे में थोड़ा बताइए। BRW के बारे में। BRW एक ऐसी पॉटरी होती है, नॉर्मली आवा के अंदर जो बर्तन रखा जाता है वो पेड़ी जमीन पे रख करके ऊपर की दिशा में रखते हैं, तो हीट जो है अंदर भी चली जाती है, बाहर भी रहती है, तो बर्तन अंदर से भी काला हो जाता है, बाहर सॉरी अंदर से भी लाल हो जाता है, बाहर से भी लाल हो जाता है। ये एक इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक पे बर्तन को पकाने की परंपरा थी। नीचे घास फूस रखा, पत्ती रखा, कंडा रखा, उस पर बर्तन को औधा करके रखा, तो नीचे धुआं भर गया तो अंदर का पोर्शन काला हो और बाहर हीट उसके ऊपर लगी तो बाहर का पोर्शन लाल। ऐसी पॉटरी को हम लोग कहते हैं ब्लैक एंड रेड। लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में इस तरह की पॉटरी बनती है, बाद में ये बदल गई, तो हमारे लिए वो डेटिंग का काम करती है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी रफली यही ज्योग्राफी के लिए रफली मतलब ये तो सब जगह से मिलती है, नियोलिथिक में भी मिलती है और प्री पीरियड अच्छा नियोलिथिक में भी। कि और का कोई टाइम मार्कर नहीं अभी बोला ही है, वेरियस कल्चर्स में क्या होता है उसका। देखिए हम लोग जो आर्कियोलॉजिकल ये बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल सबसे डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा स्पेशल पर्टिकुलर पॉटरी ब्लैक एंड व्हाइट सबसे लंबा जो एक तो टाइम पीरियड सबसे लंबा है और सबसे ज्यादा लंबा एरिया ये नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर कल्चर कॉन्टेक्स्ट में इट हैज बीन फाउंड ब्लैक एंड रेड प्रोमिनेंट। आई हैव वर्कड ऑन दिस ब्लैक एंड रेड cases of that one. So it you will find from right from the Neolithic up to the historical period. Such a long span it has. अब गंगा वैली में जो आर्कियोलॉजिकल डेटिंग की या आर्कियोलॉजिकल एंटीक्विटी की प्रॉब्लम है, कुछ साल पहले तक 2000 या उसके आसपास तक ये माना जाता था कि यहाँ 2000 BC या 1000 BC के पहले कुछ नहीं, इस तरह की एक धारणा थी। लेकिन अब ये धारणा एकदम बदलने लगी। कन्नौज के पास एक साइट है जिसका नाम है सियापुर, ये रिपोर्ट भी हमने छापी है। गांव में थोड़ा सा ये टीला बचा है, करीब 12 मीटर में, तो इस पे हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया और यहाँ पे हमको प्री PGW जिसको BRW कहते हैं, इसका एक इंडिपेंडेंट डिपॉजिट मिला। उसके ऊपर PGW, फिर NBP और कुषाण के बाद यहाँ पे कोई जमाव नहीं। तो इससे बहुत पुरानी डेट एक आई सर। हाँ ये सियापुर, तो इसमें से BRW लेवल की जो डेट आई वो आई 10,108 से लेकर के 9,147 BP की, जिसको BC में कन्वर्ट करिए तो लगभग 7,582 BC के आसपास आती है ब्लैक एंड रेड वेयर के लिए। और अब PGW की जो डेट है वो 1876 से लेकर के 1622 BC के बीच पड़ती है, तो ये भी एक ओल्डर डेट है। फिर शाहजहांपुर में एक साइट हमने एक्सकेवेट की, सौखरी में PGW है, NBP है, कुषाण है और मेडुअल है। इस तरह का इसका एक सीक्वेंस है। और यहाँ की एक डेट तो 1739 से लेकर 1706 BC के बीच की है, लेकिन दूसरी डेट बहुत ओल्डर है, 4940 से लेकर 4867 BC। अलग अलग ट्रेंच में PGW। अच्छा ऑलमोस्ट 500 BC तक PGW। हाँ, अभी खत्म होने वाला है, चर्चा बात। इसी के बगल में भैंसाही नदी के किनारे एक दूसरी साइट है, जिला वही है, जगह का नाम है मदनापुर, और ये सिंगल कल्चर साइट है।
केवल पेंटेड ग्रेवेयर का नीचे से ऊपर तक जमाव है और इसमें 110 सेंटीमीटर की नीचा मतलब गहराई से जो चारकोल सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया उसकी जो 1 सिग्मा कैलिब्रेटेड डेट है वो आती है 4899 से लेकर के 4813 ईस्वी के ईसा पूर्व के बीच। तो जो ये धारणा थी कि गंगा वैली का ये भाग 1000 ईसा पूर्व के पहले शून्य की स्थिति में था, अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी है और लखनऊ के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने हमारे साथ सर्वे किया तो संयोग से उनको रिंद नदी के किनारे एक आदमी की खोपड़ी मिली और वो ऊपर का पार्ट है कैलिबेरिया जिसकी डेट उन्होंने 28,000 मतलब ईसा पूर्व की तिथि निकाली। उसके साथ उन्होंने क्लेम किया कि हमको माइक्रोलिथ भी मिले हैं और डिटेल उसका भी उस इलाके का आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन वगैरह कोई एक सुटेबल साइट देख करके करने की योजना आगे बनाएगा हमारा डिपार्टमेंट। तो कुल मिला जुला करके गंगा वैली का जो ये सिनेरियो बनता है वो 3000 तक की आर्कियोलॉजिकल डेट्स तो अब फ्रीक्वेंटली मिलने लगी हैं और ये सीमा 5000 वाली लाइन को भी टच कर रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि महाभारत युद्ध किस फेज में हुआ, लेकिन ये जो पात्र परंपरा है या ये जो संस्कृति है उसका विस्तार गंगा वैली में 5000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के। तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आता है कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता के नदी के किनारे एक व्यापारिक केंद्र के रूप में सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हो रहा था तो गंगा वैली में ये खेतिहर समुदाय जो अनाज के दाने पैदा करता था उनको सप्लाई करता था, उसका वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्यापार भी करते थे। वो एक ट्रेडिंग सेंटर था। ये एक कृषक समुदाय वाली संस्कृति का धन्यवाद। ये इसमें कैलिब्रेटेड डेट में और रेडियो कार्बन डेटिंग में इतना फर्क क्यों है? कैलिब्रेशन के ऊपर थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। थोड़ा अब ये तो ज़्यादा अच्छा रेडियो वाले बताएंगे। वो हम लोग रेडियो कार्बन में क्या होता है, कार्बन के 2 आइसोटोप, एक आइसोटोप कार्बन 12, दूसरा सोलर रेडिएशन से नाइट्रोजन के पार्टिकल उसमें सेंटर में जब घुस जाते हैं तो उसका एक दूसरा आइसोटोप बन जाता है कार्बन 14। जब वो एक्सपोज होता है तो वो डिसइंटीग्रेट करने लगता है। तो डिसइंटीग्रेट करने में 14 का एक न्यूट्रॉन पार्टिकल निकलने लगता है। अब वो निकलने की गति को लिब्बी ने जो कैलकुलेट किया था कि 5680 बरस में आधा निकल जाता है। तो उसके आधार पे पुराने सैंपल में कितना है, मॉडर्न सैंपल में कितना कार्बन 14 है, उससे कंपेयर करके डेट निकालते हैं। लेकिन प्रदूषण की वजह से मॉडर्न सैंपल में कार्बन 14 की मात्रा अब बढ़ रही है। तो लैब वाले क्या करते हैं, ये बढ़े हुए का एक रेशियो निकालते हैं पुराने जमाने में, उसी हिसाब से वो कैलिब्रेट करके बुरा भाग करके थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करते हैं। कल somebody was saying about from I think from the text their description कि the structures during Mahabharata were predominantly wood and not so much of brick and all that. And if it were those kind of, so we are talking about such huge palaces and kingdoms. I mean, wooden palaces are also possible. Correct. But I'm saying in the archaeology, whenever they just reach up to natural side, they leave it.
whether wooden structures may remain in the natural soil or not, that So but because it depends it on becomes how some long they will keep on carbonaceous material. excavating. अरे I think we have any पटना में चंद्रगुप्त real मौर्य का जो महल है उसके पिलर तो अभी भी बचे हैं। So there is no anthropogenic deposit, then it's a natural soil. किसका पैसा? Either wood हो, No, कुछ but भी that हो, is still अगर कुछ भी है तो वो more नेचुरल recent. नहीं है, that is not a natural. अगर लकड़ी के कुछ भी संरचना के अगर कोई भी भाग डिकम्पोज हुए हैं तो वो एंथ्रोपोजेनिक डिपॉजिट में आते हैं. okay. No, can we not detect that there is a high concentration of carbonaceous material in these pockets, which, and see, because this would be densely packed carbon deposits in some places. Tiwari, whatever he has given more than I think 13-14 sites where we have found more than 3000 BC to 2000 even. BRW, what is it astonishing that is going back to 8000 Yeah, the problem, BC. like he's saying now, 10100 means somewhere लाहौरा देवा का जो dating हुआ है वहाँ एग्रीकल्चर राइस. मैटर ये नहीं है कि डेट का क्या जा रहा है और पीजी के डेट क्या जा रहे हैं, और पीजी को ये मान लेना पीजी महाभारत है इसलिए उसके डेट का इम्पोर्टेंस है, ये नहीं है. महाभारत नहीं. डेट ये इम्पोर्टेंट है कि जो महाभारत में वर्णित जो जगह है वहाँ के स्टार्टा में क्या डिपॉजिट है और उसके डेट क्या जा रहे हैं. अगर उसमें भी दो एरिया को हमको डिफाइन करना है, एक जो कोर एरिया जो महाभारत के मुख्य शहर या मुख्य नगर हैं, और दूसरा जो जिसमें महाभारत वॉर में जहाँ पार्टिसिपेशन हुआ या उनके जो संबंध है मैट्रिमोनियल अलायंस हुए हैं वो जगह क्या है और वहाँ के डिपॉजिट क्या है. तो अगर आप गांधार से अगर गांधारी आ रही है तो वहाँ आप पीजीडब्ल्यू ढूंढेंगे ऐसा नहीं है. अगर ये जरासंध की बात करें तो वहाँ पीजीडब्ल्यू की ज़रूरत नहीं है. ये डिपेंड करता है कि उसके पैरेलल क्या चल रहा है और उन जगहों पे डिपॉजिट क्या है और उसके डेट्स क्या है, तब हम कहीं एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे जिसको जो अभी आगे डिस्कस करेंगे. एक ब्रॉडर लाइन पे ये कह सकते हैं कि एक अग्रारियन सोसाइटी दैट 8000 बट BRW वाला जो स्टेज है वहाँ से लेकर के अगर हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस एक अग्रारियन सोसाइटी थी. लेवल क्या था उसका, कितना डेवलप था कितना नहीं था वो हम नहीं कह पाए. अभी जो प्रेजेंट किया था उसमें हस्तिनापुर में महाभारत में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें लेयर्स एटलीस्ट पीजीडब्ल्यू में बहुत पुराने नहीं जा रहे, जितना बीबी लाल जी ने एक्सकेवेट किया नहीं जा रहे पीजीडब्ल्यू है उसी भी कर है. जो लाल साहब ने ये रिपोर्ट किया है उसी की स्टार्टा लाल साहब ने ये रिपोर्ट किया है, लेकिन उस समय चूंकि जो ये ओसीपी का कल्चर है ना वो इतना नोन नहीं था, बहुत एक्सकेवेशन नहीं हुए थे, इसलिए उसका उन्होंने डेट डिफाइन नहीं किया. लेकिन उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि वो लोअर लेवल पे ये एक क्वेश्चन ऑन स्क्रिप्ट्स, एटलीस्ट इंडस वैली साइट्स में वो इंडस स्क्रिप्ट्स का बहुत सारे यहाँ पीजीडब्ल्यू में मतलब दिस इज ऑलमोस्ट गेटिंग इनटू द टाइम ऑफ ब्राह्मणी, तो आपको मतलब आपको रिलेट कर पा मतलब आपको इंडस वैली के स्क्रिप्ट और ब्राह्मणी दोनों मिले मतलब पीजीडब्ल्यू में. पीजीडब्ल्यू में कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई पॉटरी में कहीं कुछ नहीं, स्क्रैचेज है मतलब ग्राफिटी मार्क्स है, लेकिन कोई ऐसा डिटेल्ड इंस्क्रिप्शन टाइप का या कोई ऐसी सील जिसपे अल्फाबेट हो ऐसा कहीं से रिपोर्ट. देखिए जहाँ तक सवाल है पीजीडब्ल्यू या पेंटेड ब्लू 500 से लेकर के जैसा कि वेरी ने बताया 5000, it's a very long time and one type of pottery cannot exist for such a long period. So that is one thing. Now I have also got graveware which is painted from about 3000 BC or 3500 BC from Kunal, which is an early Harappan site. But then the shapes etc. like in typical painted graveware we have only two shapes, the bowl and the dish. And there in Kunal we have different types of shapes.
So we cannot say that this is painted graveyard. Painted graveyard has also been reported from Vaishali. But that was not the area where the painted graveyard was normally used. And then it has been reported from Kaushambi in the period 2, where Bibilal Sahib, he says that it is a degenerated form of painted graveyard. So that way also, Kaushambi was not the core area where painted graveyard was used. So it is quite possible that through trade or through other contacts, the painted graveyard might have traveled to different areas. Now those, from those sites, in fact I have also got painted graveyard which is datable to 2100 BC. But it's not from excavation, it is from section spread. And there, from Gosna, in Makkah. That is definitely painted graveyard. And then we have to think over whether the correct date, we cannot say that one example has been found and based on that one or two examples we can date the entire strata. So that may be something important in fact when considering the main existence of painted graveyard from, say, it was a pottery which was coexisting with northern black polish. So that way, in the western part of the country, painted graveyard was being used. In the eastern part of the country, northern black polish was used. But considering with apology to Tiwari ji, it's very difficult for me to say that in the 4000 or 5000 BC. Painted graveyard. It may be graveyard with paintings, but one type of pottery cannot continue for say 5000 years. Thank you, sir. रेडवेयर कहाँ से कहाँ तक? रेडवेयर को 20,000 साल तक. See one thing. See, the issue is archaeology and using archaeology as a tool to understand has a many complex issues. Let's first understand archaeology in a very simple way. It has three major steps or components: antiquity, activity, and the actors. So archaeologists first find the antiquity, interpret it to find out the activities or actions, and then who are behind that, the actors. So this is what the general process is followed. Now here we have last, we know about or we are curious to know about the actors, that is Kaurav and Pandav or the heroes of Mahabharata. We know the activity, that was a war or related with that. Now what would be the antiquity? So that is a big question. So what Professor Bibilal's approach was, it's very simple. He identified the places which are mentioned in literature, carried out excavation as an archaeologist without any bias, and when he excavated he find that places which are mentioned in Mahabharata at the lowest level or earliest where what he found was the PGW ware. But there was another issue. At the same time he also worked on Ramayana sites, and in Ramayana sites he is finding at lower level NBP, which is later than PGW in stratigraphically. So if you go by this pottery only, NBP and PGW, then the whole your epic chronology get disturbed, upside down. So now whether we are ready to accept PGW is Mahabharata, that's the first question.
If not, then what are those antiquities which may be indicator of that period? So actually one way what we are trying to do is coming backward. Whereas what Professor Lal has done, and again we cannot say when we say Indraprasth that this particular place. It might be shifting here and there, and we have to do a lot of work. Even on one side, we have to take in different areas excavation, and in one pocket you may find even earlier. So there is a need for a very systematic, planned, consistent efforts. Then only something can be done. If we do in tidbits, then we will get some result somewhere, and it doesn't fit. Somewhere you get 5,000, somewhere you get 6,000, somewhere you get 3,000, where you are going to place this. So that is a problem coming. From some side we suddenly find 7,000. So if that is 7,000, what about all others? So if, let's say for example, if Hastinapur we get 7,000, then what about all other sites which are mentioned, it means they were not existing. So unless we have as a project and a planned approach where consistently a number of teams work and we correlate these nodes, then we will be able to emerge, means make a picture which will be more clearer and can give us some serious view of that. I want to add one thing to that statement. So, PG की dates, PG और NBP के बारे में जब लाल साहब कर रहे थे उस वक्त तक सिर्फ से सेंचुरी BC थी, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में NBP की डेट बहुत आगे जा रही है. हमारे साथ के एक्सकवेशंस हैं, और एक्सकवेशंस हैं, उनपे वो कम से कम 1600 तो हम मानकर चल रहे हैं कि है, जबकि PG की डेट्स अभी भी 1100 के अराउंड ही है. तो वो जो कंफ्यूजन था कि रामायण पहले हुआ या बाद में हुआ, वो फिर अभी के सिनेरियो में नहीं है. डेट पीजी की नहीं होती है, डेट लेयर्स की होती है. हाँ, पीजी लेयर की डेट, तो इसलिए पीजी स्टार्टर की डेट और एनबीपी स्टार्टर की डेट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम उस ब्रैकेट में खाली ऑन द बेसिस ऑफ पॉटरी नहीं रख सकते. वी हैव टू सी मेनी अदर एसोसिएटेड थिंग्स because archaeology is a comparative science. So you have to compare it with many other things. So we cannot have one parameter which is not going to determine anything. Just before I requesting Dr. Sanjay Mandur to present, Neera Mishra ji can facilitate Dr. Subodha ji. So welcome to our International Tithi Shastra. And what is the date of the Dharam Yudh that took place in Kurukshetra? Here is Sri Krishna Divyas. Professor Subodha is considered the first foreigner who came to India to study Ayurveda. He was the first student international at Pune when the first institute of Ayurveda was officially started by Government of India. And from Ayurveda, he took a lot of interest because he studied Sanskrit into astrology. So he has a 5-minute presentation on what could be the date of the Kurukshetra Dharam Yudh as per his astrological interpretations of the nakshatras at that time. Am I right? Yeah. So whenever the chair feels comfortable, he may kindly be given some time to explain it, because actually that session was yesterday, but we would really love to hear you, because that is the decision we are going to take, whether it is 3,000 plus or it is 1,000 plus. So your interpretation could also add value to what we are saying. Thank you, Neera. Yeah. Sorry, this is the kit for you, which has the brochure. Thank you. 20 years में पहली बार she has come to my conference despite so much effort, so I'm really grateful to her, and let Shri Krishna bless her. And I would like to request Dr. B.R. Mani to felicitate Dr. Arvind Manju ma'am with shawl and memento. आप इधर आ जाए, मैं इधर आ जाती हूँ. जी आप. मैं आ जाता हूँ. नहीं डॉक्टर.
It's a very simple thing. We are talking about decolonization. But if you hear the presentations, we often hear Krishna, Mahabharata, Purana, Nakshatras. So please, if we request and try to make Krishna, Mahabharata, Ram, Nakshatra, Rigved, I think it will be a good beginning. And I hope all will agree that we should start with that. ऑलरेडी पहले स्थापित कर दिया है कि पुरातत्व क्या है और किस तरह से हम पुरातत्व को देखते हैं और पुरातत्व की तिथि क्रम किस तरह से निर्धारित होती है और पॉटरी और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ विशेषकर मैंने बहुत कंसाइज डिस्कशन रखा है और महाभारत और उस पर ही पूरा फोकस है और ये भी फोकस है कि जो कुछ एस्ट्रोनॉमी में जो डेट्स आ रहे हैं जो कौन सा डेट है जो आर्कियोलॉजी के धरातल पे और वो फिट बैठता है और कहाँ हम उसको रख सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। एक पिन पॉइंट किसी महाभारत वॉर की बात नहीं है बल्कि महाभारत के संदर्भ में उसका तिथि कहाँ जाता है उसका कालक्रम कहाँ जा सकता है हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले महाभारत और महाभारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो हमें दो चीज़ को समझना ज़रूरी है। एक जो वेद का समय क्या है और उसका तिथिक्रम क्या हो सकता है क्योंकि महाभारत हम निश्चित रूप से समझते हैं कि वेद और उसकी लिगेसी उसकी परंपरा के आगे की बात है। ये सब मान्य है और लगभग सभी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है कि महाभारत को समझने के लिए वेद की तिथि को भी हमें समझना होगा क्योंकि वेद का जो तिथि क्रम अभी तक दिया गया है वो 1500 BC और उसके ऑनवर्ड दिया गया है। तो एक डेडलाइन जो है वेस्टर्न थॉट के हिसाब से हमें दे दी गई कि वेद की ये तिथि है और जब भी आप महाभारत को देखेंगे रामायण को देखेंगे या किसी ग्रंथ को देखेंगे तो वो उस तिथि के बाद देखेंगे उस तिथि के पहले नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि एक लैंडमार्क जो है वेद उसकी का तिथि क्रम भी हमको समझना जरूरी है कि वो तिथि क्रम अगर पहले जाएगा तब महाभारत का तिथि क्रम उसके संदर्भ में हम आगे की तरफ देख सकते हैं। दूसरा ये है कि महाभारत के समय किन किन नगरों की चर्चा है किन किन जनपदों की चर्चा है और वो नगर का लोकेशंस क्या है और उन लोकेशन का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है और सिर्फ इतना ही नहीं उन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को सिर्फ डेट के संदर्भ में ना देखें क्योंकि डेट हो सकता है उन जगह पे मेसोलिथिक का भी डेट हो न्यूलिथिक का भी डेट हो पैलियोलिथिक का भी डेट हो लेकिन क्या महाभारत के सांस्कृतिक अवयवों के साथ वो संदर्भ फिट होता है या नहीं क्योंकि महाभारत एक हीरोइक कल्चर है एक नगरीय सभ्यता की ओर इंगित करता है लेकिन ऐसा नहीं कि सब सारे नगर थे उस समय नगर और छोटे ये भी रहे होंगे लेकिन इनका आपसी संबंध स्थापित होता है महाभारत में क्योंकि महाभारत युद्ध के समय जो पार्टिसिपेशन था अक्रॉस द लैंड उसका एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन था तो इसलिए किसी एक पॉटरी कल्चर से हम उसको डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि एक क्षेत्र में एक तरह की पॉटरी हो सकती है समानांतर जो दूसरा पैरेलल सेटलमेंट है उसकी पॉटरी अलग हो सकती है लेकिन इसलिए मैंने कहा दो बातें पहले भी कही कि एक कोर एरिया है जो कोर एरिया में क्या कल्चर है जो महाभारत का के मुख्य संदर्भ में आता है और एक पेरिफेरल एरिया है जहाँ से या तो मैट्रिमोनियल अलायंस हो रहा है या फिर पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं यानी उनका आंतरिक संबंध वहाँ से है। तो दो एरिया में हम डिवाइड करके इस संदर्भ में देख सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कोर एरिया में क्या कल्चर है और पेरिफेरल एरिया जिसके साथ उनके संबंध है उनका कल्चर अलग हो सकता है
क्योंकि वो पेरिफेरियल और अलग एरिया में निवास कर रहे हैं और वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है और पॉलिटिकल सिनेरियो अलग है। तो इन दोनों चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। अब ये समझना कि इन एरिया की भौगोलिक स्थिति क्या है और उस भौगोलिक स्थिति में जो सांस्कृतिक चीज़ें मिलेंगी वो उस भौगोलिक स्थिति के साथ मर्ज होती है। अगर आप मिड गंगा वैली या गंगा वैली की बात करें, गंगा यमुना द्वार की बात करें, तो वहाँ मुख्यतः जो आर्किटेक्चरल संरचना थी वो टिम्बर बेस्ड थी। तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में टिम्बर बेस्ड संरचनाओं की जो स्थिति मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती है। और जब हमें पोस्ट होल मिलता है तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बेटर एंड डॉग टेक्निक से बना है या लकड़ी के झोपड़ी और ऐसे मकान है, बल्कि ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। पाटलिपुत्र की बात करें उदाहरण के तौर पे कि पाटलिपुत्र में जो फोर्टिफिकेशन था बुलंदीबाग के एक्सकैवेशन से, वो पूरा ही लकड़ी का था। वो पाटलिपुत्र पूरा शहर लकड़ी का बसा था, लेकिन उसके रिमेन्स कितने मिलते हैं? बहुत। तो उसको हम दूसरे संदर्भ में देखते हैं कि उसका जो मटेरियल कल्चर मिल रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है और उससे हम उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम महाभारत पे जब बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं हम। अब हम बात करें कि अभी तक जो पुरातत्व में ये कहा गया कि जो पीजीडब्ल्यू कल्चर है वो मुख्य बिंदु है, क्योंकि कोर एरिया में जब लाल सर ने एक्सकवेशन किया, एक्सप्लोरेशन किया और उन जगहों को, उन स्थलों को इंगित किया और वहाँ से जो पॉटरी के एविडेंस मिले उसके आधार पे उन्होंने एक तिथि क्रम दिया कि ये चूंकि सबसे निचले स्ट्राटा में है और इस स्ट्राटा से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं और उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन से मैच कर रहा है, इसलिए उसका तिथि क्रम करीब 1000 से 900 BC को उन्होंने इस तिथि क्रम को रखा। उस समय तक लाल साहब ने ही खुद हस्तिनापुर के एक्सकैवेशन में ओसीपी कल्चर, जिसका तिथि क्रम आज के डेट में बहुत सारी जगहों में 2200 BC से हम आंक सकते हैं आसानी से कि 2200 BC से तो है ही, हालांकि उससे पहले भी झुंझुनू और उसमें ये डेट्स है, उसके पहले की भी डेट्स हैं, 2500-2600 तक की भी डेट है। लेकिन सामान्यतः जो उसका एक मैच्योर फेज है, जो हम कह सकते हैं कि उस समय और मटीरियल्स उनके पास उद्भव हो रहा था, वो 2100-2200 BC से हम आसानी से मान सकते हैं और 1500 BC तक का उसका तिथि क्रम निश्चित रूप से जाता है। और ऐसे अनेकों साइट, एक साइट में अनेकों साइट मिले हैं और खासकर जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा कि उन साइट पे जहां पीजीडब्ल्यू मिले हैं उसके निचले स्तर पे हमें ओसीपी कल्चर के एविडेंसेस मिले हैं और उसका तिथि क्रम भी मिला है। और लगभग कोर एरिया में जितने भी पुरास्थल हैं उन सारे पुरास्थलों का तिथि क्रम लगभग 2000 से लेके 1800 BC तक जाता है। इसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। पीजीडब्ल्यू के बारे में तो डिटेल से बात हो चुकी है। अब हमें दो चीज़ें समझनी है कि पीजीडब्ल्यू कल्चर है क्या और पैरेलली ओसीपी कल्चर है क्या, जो पीजीडब्ल्यू के पहले जा रही है। और उसका न सिर्फ तिथि क्रम बल्कि उसका जो कोर डेवलपमेंट है वो क्या है। पहली बात कि जो पीजीडब्ल्यू कल्चर है उसमें वेपन्स नहीं है, नगरीय सभ्यता के एविडेंस हमारे पास नहीं है, लिमिटेड पॉटरी है, खेती के एविडेंस तो हैं लेकिन खेती और अगर हंटिंग को, दोनों चीज़ों को देखें तो हंटिंग के एविडेंस ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि परमानेंट हर्ट इतने नहीं मिलते हैं पीजीडब्ल्यू में जितने, जिससे हम ये कह सकें कि उनकी फूड हैबिट में खेती और मिल्क प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था। कुछ स्थलों पे हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जितने स्थल मिले हैं उसमें रूरल कल्चर की ओर वो इंगित करता है और खेती के इम्प्लीमेंट्स मिले हैं और ऐसे ही इम्प्लीमेंट्स मिले हैं जिसको हम ट्रू सेंस में वेपन्स या उससे रिलेटेड हम नहीं कह सकते हैं।
लेकिन उसके पहले उससे अर्ली फेज में अगर हम ओसीपी और कॉपरवुड की बात करते हैं, कॉपरवुड और ओसीपी को हम एक साथ रखते हैं, तो उसमें हमें हाई स्टैंडर्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर पैरेलल सिविलाइजेशन भी देखें वर्ल्ड में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स इस फेज में हमको मिलता है। और पॉटरी ट्रेडिशन भी बहुत रिच है, और बर्न ब्रिक के एविडेंसेस सब जगह हैं, लगभग साइट में बर्न ब्रिक के एविडेंसेस हैं, साथ साथ शायद लकड़ी के मकान और उसके एविडेंसेस मिलते हैं। दूसरा रिसेंट एक्सकवेशन में चैरियट्स, वेपन्स, हेलमेट और वो सारे जो वॉरियर क्लास के होने चाहिए वो सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं विथ साइंटिफिक डेट्स। उसके अलावा कई और साइट्स हैं जो इस बहुत रिसेंटली एक्सप्लोर भी हुए हैं और कुछ साइट एक्सकवेट भी हो रहे हैं, उससे भी लगभग इसी तरह के एविडेंस मिले हैं हमें। तो ये अगर पैरेलल अगर हम देखें ओसीपी और पीजीडब्ल्यू में, तो निश्चित रूप से पीजीडब्ल्यू बहुत एडवांस कल्चर की तरफ इंगित करता है, और वो सारे एलिमेंट जो एलिमेंट महाभारत में प्रयोग हुए हैं उसके बाद में और उसमें वो सब एलिमेंट लगभग यहाँ दिखाई देता है। एक क्वेश्चन जस्ट इस टॉपिक में, बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस की हो जाता है और यहाँ ओसीपी ज़्यादा एडवांस कल्चर है और आगे के टाइम में पीजीडब्ल्यू और उसमें पूरा कल्चर ही। इंटरेस्टिंग सवाल है, ये डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे क्या हो रहा है। जो ये लोकेशन है पीजीडब्ल्यू का लोकेशन है, लगभग पीजीडब्ल्यू जब अबेंडेंट हो गया, सॉरी ओसीपी जब अबेंडेंट हो रहा है, लगभग हर साइट में फ्लड के एविडेंस है, जो इस बात को इंगित करता है कि गंगा यमुना द्वार में एक मेजर फ्लड आया, जिसके कारण ये एरिया ज़्यादातर एरिया अबेंडेंट हुआ, और नेक्स्ट कल्चर जो आ रही है वो कल्चर इतनी रिच नहीं है। तो और ये एक बहुत, लेकिन उसके पैरेलल जिधर एमबीपी चल रहा है उसके डेट आप देखेंगे तो वो 1400, 1500, 1600 बीसी तक जा रहे हैं, और वहाँ कल्चर रिच है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा एरिया रूरल हो गया या पूरा एरिया एबेंडेंट हो गया, ये पर्टिकुलर कौन सा एरिया जो है नेचुरल क्लाइमेटी के हिसाब से वो चेंज हुआ है, और वहाँ एक गैप दिखाई देता है, इसलिए ओसीपी के ऊपर हर जगह फ्लड दिखाई देता है और वो फ्लड के नीचे हमें ओसीपी मिलता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो वेपन्स मिलते हैं वो चांस डिस्कवरी में मिलते हैं, क्योंकि वो सब फ्लड के नीचे है, तो सब सारे खेतों में और जितने भी आपको डिस्कवरीज मिलेंगे वो सब चांस डिस्कवरी में मिलेंगे। उसका कारण ही यही है कि वो सब फ्लडेड हुआ और उस फ्लड डिपोजिट में वो चला गया, और इसको बहुत अच्छा पैरेलली हम टेक्स्ट को रिलेट कर सकते हैं कि गंगा का जो मेजर फ्लड आया उस फ्लड में क्या हुआ, इसको हम बहुत पैरेलली ही रिलेट कर सकते हैं। ये एनडीपी के नीचे भी ओसीपी आता है? बिल्कुल बिल्कुल, OCP is there everywhere. उससे पहले है, डेट्स भी उससे पहले है। No, but it's there all over, not just only in the West, under PGW, even under NDP. हाँ, वो मैं भी बताता हूँ। देखिए, ये एक्चुअल कोर एरिया में है जो ओसीपी प्रोमिनेंट है, इसके पैरेलल ब्लैक एंड रेड चल रहा है। जो मैंने पेरिफेरल एरिया की बात की कि कोर एरिया में ओसीपी है, लेकिन पेरिफेरल एरिया में उसी समय उसके पैरेलल ब्लैक एंड रेड चल रहा है। जैसे अगर हम राजगीर की बात करें या और पुरास्तर की बात करें, उसके पैरेलल ब्लैक एंड रेड चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि कोर एरिया और पेरिफेरल एरिया दोनों के कंटेम्पररी क्या चल रहा है इसको समझना जरूरी है, लेकिन तिथि क्रम जिस समय ओसीपी है उस समय ब्लैक एंड रेड भी उसी तिथि क्रम में है। And east also, do you have more floods? There you have NDP, you say wherever PGW was उधर there. फ्लड के एविडेंस ऑलमोस्ट सब जगह है, लेकिन जो अपर एरिया है उसमें मैसिव फ्लड है। तो फ्लड तो सब जगह आ रहे हैं, स्मॉलर फ्लड तो सब जगह है, लेकिन इधर मैसिव और बहुत मैसिव फ्लड है। And any indication with that, there was one great drought, right, along that period. Any indication? आफ्टर फ्लड जो सनौली के एविडेंसेस भी मिल रहे हैं, उसमें जो कैल्केरियस डिपॉजिट मिल रहे हैं वो ये दिखाता है कि एक समय में आके यहाँ ड्राउट भी आया है और बाद में सूखा भी पड़ा है।
तो इसके साइकिल हैं, कभी फ्लड आ रहा है तो कभी सूखा आ रहा है, ये एक साइक्लिक इवेंट है। और ऐसे ही जो हड़प्पन जो हम ये कहें कि जो हड़प्पन माइग्रेशन है उसमें भी साइक्लिक ये है। जब रिवर बहुत ड्राई हो रही है, ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जब बारिश ज़्यादा होगी तो फ्लडेड होगा, क्योंकि रिवर कंटेन नहीं कर पा रही है अपने वाटर को, तो नियर बाई फ्लड होगा। तो ये एक साइक्लिक ये है इवेंट है कि कब 4 साल अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा, लेकिन फिर अचानक अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फ्लडेड होगा, क्योंकि आपका रिवर कंटेन नहीं कर पा रही है वाटर, वो सैलो हो गई है रिवर। तो इसकी ये बृहद चर्चा का विषय है कि चाहे सरस्वती है या उसकी सहायक नदियां हैं, वो कैसे सैलो हो रही है, उसमें डिपोजिशन कैसे बढ़ रहा है, राजस्थान और हरियाणा में एरिडिटी कैसे बढ़ रही है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसकी अगर आप कहेंगे तो उसकी चर्चा हम कर सकते हैं बृहद रूप में, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा इस पर कॉन्सेंट्रेट या इस पर हम बात करेंगे। ये पैरेलल मैंने आपको बताया। ये जो अभी डेट्स की निरंतर चर्चा हो रही है, इसलिए हम ज़्यादा जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बेसिक डेट्स जो है डिस्कशन में आया है, चाहे नीलेश ओक की बात हो, चाहे ये नरहरि आचार्य जी की बात हो, भटनागर जी ने जो अपने डेट्स दिए हैं, अयंगर जी ने This work was produced in 2017. Yeah, it's a broad, क्योंकि हम अभी जो Instead of 7. Okay. तो ये एक जो ब्रॉड डेट्स जो आ रहे हैं वो ये डेट आ रहे हैं महाभारत के। अब इसके संदर्भ में मैं आगे बात करूंगा कि कौन सा डेट है जो पूरी तरह से फिट हो रहा है। Separate for No, separate for Ganesh. Just compare them together. No, just he just had some astronomical date. Yeah, just I tried to 3000 some 2000. हाँ, ये 5000 से शुरू होके कहाँ तक जो डेट आ रहा है, मैंने उसकी बात की प्रिसाइजली, मैंने बात नहीं किया है। ये इससे बढ़ने का इससे हो जाएगा, नहीं इससे नहीं, ये हो गया। हाँ, ये अब अगर हम देखें रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में कि जो मुख्य स्थल है, पूरा स्थल है, वो कौन सा है और उसके एक्सकवेशंस में हमें क्या क्या मिला है, तो वो मैंने दिखाने की कोशिश की है कि महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में जिन साइट्स की हम चर्चा करते हैं उसमें कितनी जगह, बहुत सारी जगह पे उत्खनन भी हो चुका है, और उसके जो एविडेंसेस हैं वो क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैंने वो दिखाने की कोशिश की है इसमें। ये एक जो एक बृहद क्षेत्र है, खासकर कोर एरिया, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन से पुरास्थल हैं और किन पुरास्थलों पे हमें ये महाभारत से संबंधित जो पुरास्थल है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या हो सकता है और वहाँ क्या एविडेंस है। So, see, there is this in Matsya Desh, no, Viratnagar, one of those which is slightly away from river area. So, has there been any excavation done in places which is not so close to a river so that we get a better picture without floods? And of course, drought we can't avoid, but at least floods. Without that, do we have some areas which have non-river flooded things which can show some continuity? there is several area जो एकदम close to river नहीं है, लेकिन कुछ tributaries हैं या वो कुछ तो होगा ही, हर जगह flood के evidence नहीं है, everywhere there is no flood। तो मैं तो सिर्फ कोर एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ फ्लड की बात हो रही है, टेक्सटी और इसमें कोर एरिया। अगर हम ब्रॉडर सेंस में अगर इंडियन को देखें तो वो 7000 से
शुरू होता है। ये सॉरी इसमें ये जीरो कम हो गया है। 7000 से लेके हमारा पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो 900 BC तक चालकोलिथिक तक हम बात कर रहे हैं, न कि उसके बाद हमने बात किया है। और कैसे डेवलपमेंट हो रहा है फिलॉसफी का, एग्रीकल्चर का, अर्ली अर्बन सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट का, और पैरेलल सेटलमेंट ऑफ सरस्वती और इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज, और दूसरी तरफ जो सेकंड ज्योग्राफिकल लोकेशन है गंगा यमुना, मेजरली गंगा यमुना दोआब और उसकी और ट्रिब्यूटरीज की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये एक लिटिल इंसाइट है कि अगर आप उसका डेवलपमेंट देखें तो एक्सपीरियंस आप जो अर्ली स्टेज है, अर्ली फार्मिंग का स्टेज है, जैसे बहुत सारे साइट है, कुणाल है, बिराना है, रातीजड़ी है और अनेक ऐसे साइट है। फिर हम इसको मान सकते हैं, अभी इस डिबेट में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम महाभारत पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए इस डिबेट में नहीं जा रहे हैं कि वैदिक फिलोसफी कब से डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि एक ये कंटिन्यूटी में डेवलपमेंट है। जब से एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है वैसे ही हमारा नॉलेज सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। उसकी जो अर्ली अर्बन और मैच्योर फेज है हड़प्पन कल्चर का, वो संभवतः वैदिक कल्चर के साथ डायरेक्टली रिलेट होता है। लेकिन ये जो पूरा समय है 2600 से लेकर 2000 BC का, जहाँ मैच्योर हड़प्पन और पैरेलली ओसीपी और गंगा यमुना दोआब में या अदर उसमें कल्चर चल रहा है, और उनका जो इमल्गमेशन है वो इमल्गमेशन लगभग 2100 BC से लेके और 1500 BC तक ये दो कल्चर आपस में मिल रहे हैं। इसके बहुत अच्छे क्लियर प्रमाण है कि कैसे वो दृश्यवती और सरस्वती वैली में ओसीपी और कॉपरवुड कल्चर के लोग आ रहे हैं, और हड़प्पन कल्चर के लोग कैसे माइग्रेट होके अपर गंगा यमुना दोआब और अन्य क्षेत्र में कैसे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा समन्वय का समय है जहाँ दो फिलॉसफी यानी वैदिक फिलॉसफी और जो लोकल ट्रेडिशन है, ट्राइबल ट्रेडिशन, वो आके मर्ज कर रहा है। यहाँ आके चेंजेस दिखाई देते हैं जो महाभारत में अगर आप देखेंगे तो वही चेंजेस जो है 10 साल के युद्ध के बाद 10वें मंडल में जो कैरेक्टर्स हैं उसकी कंटिन्यूटी दिखाई देती है अब महाभारत के कंटिन्यूटी में, जो जिसका ज्योग्राफिकल लोकेशन अपर गंगा यमुना दोआब है। तो ये आर्कियोलॉजिकली जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन दिखाई देता है आर्कियोलॉजिकली। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिटरेचर में ट्रांजिशन कैसे दिख रहा है और आर्कियोलॉजी उस ट्रांजिशन को कैसे समझ रहा है, कल्चरली माइग्रेशंस कैसे दिख रहे हैं, साइट्स कैसे डिफ्यूज हो रहा है, साइट कैसे आपस में मिल रहे हैं। तो उसको समझने के लिए ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइमलाइन को समझना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप अरण्यक बाद में नहीं आया, ये पहले आया, ये अलग विषय है। एक मैंने ब्रॉडर सेंस में इस बात को रखा है यहाँ। ये दो ओवरलैपिंग मैंने दिखाने की कोशिश की कि इंडस का जो रीजन है और ये चालकोलिथिक रीजन है वो कैसे ओवरलैप हो रहा है। आप पहले ये देखेंगे, ये इंडस का कोर रीजन है और ये फिर ओसीपी चालकोलिथिक, जिसको हम चालकोलिथिक है, ओसीपी हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उस समय ब्लैक एंड रेड भी चल रहा है। और तो चालकोलिथिक कल्चर ये दोनों कैसे ओवरलैप कर रहा है और कहाँ ओवरलैप कर रहा है, ये मुख्य बिंदु है इस बात को समझने के लिए कि कल्चरल ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, फिलोसफिकल ट्रांजिशन कैसे हो रहा है और वो चीज़ें टेक्स्ट में कैसे दिख रही हैं। ये बहुत अच्छे से ये बताने की जरूरत नहीं कि कैसे जो रिवर सरस्वती और उसके ट्रिब्यूटरी से जो कैसे माइग्रेशन हो रहा है गंगा यमुना दोआब की तरफ की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को देखना। कोर एरिया आप हस्तिनापुर से लेके
चाहे वो बागपत हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, तिलपत हो, या मथुरा हो, कुरुक्षेत्र हो, द्वारिका हो, इन सारे रीजन में जो डेट्स आ रहे हैं वो जो टाइम ब्रैकेट है वो 2200 से शुरू होता है और 1700-1800 तक के टाइम ब्रैकेट्स हैं और ये ऑलरेडी एक्सकेवेटेड और वेल सेटल्ड है और ये सारी जगह पे हमको कॉपर होल्ड, OCP और चाल्कोलिथिक कल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। ये BC होंगे ना? या सारे BC। अब ये अगर इन पैरामीटर्स पे आप जाएं कि हड़प्पन कल्चर, प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर और चाल्कोलिथिक कल्चर, PGW और अर्ली हिस्टोरी कौन सा है जो पूरे पैरामीटर में फिट होता है। तो अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो प्री हड़प्पन का ज्योग्राफिकल लोकेशन महाभारत के साथ फिट नहीं होता है। हड़प्पन का लोकेशन महाभारत के साथ फिट नहीं होता है ज्योग्राफी। चाल्कोलिथिक यस महाभारत के साथ फिट होता है उस पूरे ज्योग्राफिकल लोकेशन में। अगर आप पॉलिटिकली देखें कि पॉलिटिकली मीन्स कि किसका किसके साथ रिलेशन था तो वो बाकी कल्चर में सबसे पहले चाल्कोलिथिक कल्चर में वो पूरी तरह से फिट होता है क्योंकि आप अनेक क्षेत्रों में ये पेरिफेरी वाले क्षेत्र और कोर क्षेत्र दोनों का समन्वय दिखता है। इसका मतलब जो पॉलिटिकल अलायंसेस था, मेट्रोपोनियल अलायंसेस था, वो भी इस एरा में जाके फिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन यस ये फिट होता है, बहुत सारे डेट्स यहाँ पे वो आ रहे हैं। कल्चरल कंपोनेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी स्टार्टअप को। हो सकता है आप ये डेट पहले जा रहे हो, बाद में जा रहे हो, लेकिन क्या कल्चरल कंपोनेंट जैसे चैरियट है जिसकी बात महाभारत में हो रही है, वेपन्स हैं जो वो जिसकी बात महाभारत में इतने असाधारण वेपन से लड़ा गया महाभारत, तो उसकी बात हो या हॉर्स की बात हो और क्या वो रूरल है या अर्बन है इसकी बात हो, तो ये जो है पूरा चाल्कोलिथिक कल्चर में मैच करता है, ये मेरा मानना है। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इस बात को इंडिकेट करता है। तो इसलिए मैंने ये चार्ट दिया कि आप जो बहुत सारे लोग हड़प्पन के साथ जोड़ रहे हैं या PG के साथ जोड़ रहे हैं, तो क्या वो सारे एलिमेंट्स जो महाभारत में वो मैच करता है क्या, इसलिए ये महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक है। अब देखिए डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्लियर दिखाई देता है कि कैसे हड़प्पन कल्चर और अर्ली उसमें क्या डेवलप हो रहा है। उस समय चैरियट के बजाय हमारे पास कार्ट है, लेकिन जैसे ही हम उस स्टेज में आते हैं 2000 BC और उसके बाद स्टेज में आते हैं तो हमें चैरियट के एविडेंसेस मिलने लगते हैं, रिचुअल्स मिलने लगता है जो है, वेपन्स मिलने लगते हैं। दूसरा उसके और डेवलपमेंट यानी 1700-1500 BC तक आते आते हमारे पास ये एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर यानी ह्यूमन फॉर्म में हमको वर्शिप के एविडेंसेस जिसको रिचुअल्स के एविडेंसेस हम कह सकते हैं वो मिलने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसको भी आर्कियोलॉजिकली समझना जरूरी है अगर हम डेटिंग कर रहे हैं और कल्चरली उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइमलाइन की मैंने पहले ही बात कर ली कि कैसे टाइमलाइन डेवलप हो रहा है और फुल ब्लोन अर्बन सिस्टम 2600 से 1900 BC तक हमको चाल्कोलिथिक से उसमें भी दिखाई दे रहा है, जो अर्बन जिसको हम कह सकते हैं, नगरीय सभ्यता कह सकते हैं, और उसमें बहुत सारे साइट के मैंने उदाहरण दिए हैं। अब नेचर वर्शिप या किस तरह से फिलोसफिकल डेवलपमेंट हो रहा है, हमने उसकी भी थोड़ी बात की है कि फिलोसफी कैसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को खासकर महाभारत को समझने के लिए फिलोसफी को भी समझना जरूरी है कि उस समय क्या फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट क्या आ रहा था और किस तरह के प्रपोजिशंस थे और वो कोर वैदिक फिलोसफी और कैसे उसमें मिशन हो रहा था चीज़ों का और वो डेवलपमेंट को भी समझना जरूरी है, इसलिए मैंने उसकी बात की। अब कुछ एविडेंसेस जो चैरियट और उसके एविडेंसेस हैं, जो वेपन्स आप देख सकते हैं कि कितना एडवांस वेपन्स हैं इस फेज में, जो ना भूतो ना भविष्य हो, ना उसके पहले है ना उसके बाद में है। उसके बाद जो सीड है, सीड के एविडेंस है जो पैरेलली
वर्ल्ड में भी और जगह भी हैं इस फेज में। ये हॉर्स के एविडेंस की बात होती है तो हमें हरप्पन कल्चर से हॉर्स के एविडेंसेस शुरू हो जाती हैं, जिसकी मैंने बात भी की सुरकोटला और अन्य जगहों पे, और ये लोथल का टेराकोटा है और कई टेराकोटा में हॉर्स के एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं, जो हरप्पन कल्चर के मैच्योर के लेट फेज में हमको मिलने लगता है, यानी 2000 BC के आसपास हॉर्स का एविडेंसेस हमें मिलने लगते हैं। इसके अलावा बिंजौर जैसे और कई जगहों पे भी हमें हॉर्स के बोन्स मिले हैं। ये आप जखीरा देखिए कि किस तरह के वेपन्स का जखीरा है। ये जखीरा ये दिखाता है कि इस समय वेपन्स कितने मात्रा में, हजारों हजार की मात्रा में है वेपन्स, और वैरायटी ऑफ वेपन्स है, एक वेपन्स नहीं है, वैरायटी है इसमें, जिसमें हार्पून से लेके एक अलग मेरा आर्टिकल है जिसमें मैंने हर वेपन को आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा वेपन के क्या ओरिजिन्स हैं और किस तरह से उस वेपन का प्रयोग हो सकता है। इस पे हम एक प्रैक्टिकल